हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैयद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम AVFM के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 जो कि ऑर्गेनाइजिंग है, इसका पार्ट 9 करेंगे। 8 पार्ट हो गए हैं, हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में फ्रेंड्स हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और मैनुअल के बारे में, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखेंगे। साथ ही साथ में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर देखेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के टाइप्स भी हम देखने वाले हैं इसी लेक्चर में ही। ठीक है, आपको बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और मैनुअल से दिसंबर 2023 के एग्जाम में एक केस स्टडी आई हुई है 5 मार्क्स की। तो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक अपने आप में। 5 नंबर की केस स्टडी थ्योरी बेस्ड थी, बट दे हैव आस्क्ड, ओके, तो ध्यान रखना है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड मैनुअल की अगर हम बात करें तो पहले ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पढ़ेंगे, फिर मैनुअल पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज अ वाइटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग रिलेशनशिप इनसाइड अ कंपनी। किसी भी कंपनी के अंदर में जो रिलेशनशिप होती है, जो है सीनियरिटी जूनियरिटी का कॉन्सेप्ट होता है, उसको दिखाने के लिए जो चार्ट हम यूज करते हैं उसे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कहा जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हियर इज ये एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है। बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, जनरल मैनेजर हैं, उनके अंडर में बहुत सारे मैनेजर हैं, फिर उनके अंडर कौन कैसे कहाँ काम कर रहा है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, मतलब एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है। जैसे कोई बैंक है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स MD CEO होगा, आफ्टर दैट सारे EDs होंगे, फिर GM कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन क्या डिपार्टमेंट देख रहा है, किसकी क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यानी कि एक रफ आइडिया आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है। दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। बस यही इतनी बात जो है आपको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बताता है। क्रक्स यही है, बाकी घूम घूम के हम यही बातें कई तरीकों से करेंगे अब इसमें। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रोवाइड बाई जॉर्ज आर टेरी ने डेफिनेशन दी है, एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज ए ग्राफिकल फॉर्म दैट इलिस्ट्रेट्स द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जॉर्ज आर टेरी ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एक ग्राफिकल फॉर्म होता है, ग्राफिक्स के रूप में होता है, जो कि इलस्ट्रेट करता है, दिखाता है क्या, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को, इसेंशियल कंपोनेंट को, कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट में क्या क्या आता है। दीज कंपोनेंट इंक्लूड्स की फंक्शंस एंड द रिलेशनशिप दैट आर एसोसिएटेड विद देम। की फंक्शन क्या है आपका, यानी मुख्य काम क्या होते हैं, क्या क्या रिलेशनशिप है। चैनल्स ऑफ सुपरविजन, कौन सुपरवाइजर रहेगा, कौन जूनियर रहेगा, उसका चैनल दिखाएगा। द डिग्री टू विच ईच एम्प्लॉय इज इंचार्ज, किस मतलब इंचार्ज जो कौन किसका इंचार्ज है, कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, वही बातें कह रहे हैं। तो ये भी बताएगा आपको क्या, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ये मैंने आपको दिखाई दिया ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दो तरीके के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दो तरीके के होते हैं, या दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है। दो तरीके के कह करके बेहतर होगा कि दो पार्ट में, एक मास्टर चार्ट होता है और एक सप्लीमेंट्री चार्ट होता है। मास्टर चार्ट जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के फुल इन्फॉर्मेशन आपको दे दे, मास्टर चार्ट होगा। जैसे नहीं बोलते हैं मास्टर सर्कुलर आया है, मास्टर सर्कुलर क्या होगा, एक स्कीम के बारे में अगर मास्टर सर्कुलर आया है तो वो सारी बातें बताएगा आपको, मुख्य मुख्य सारी बातें आपको बता देगा मास्टर सर्कुलर। फिर अब उसी में से कोई एक चीज़ है जो आपको क्लियर नहीं हो रही है, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री सर्कुलर आ जाएगा कि ये वाला टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ था, इसके लिए ये वाला सर्कुलर हम अलग से लेकर के आ रहे हैं। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट कर रहा है, जो इस मास्टर चार्ट में जो कमियां रह गई उसको पूरा करने के लिए जो लेकर आया जाता है उसे सप्लीमेंट्री चार्ट कहते हैं। सप्लीमेंट कर रहा है, जैसे खाना तो खाया हमने पर रिवाइटल की गोली क्यों ली, सप्लीमेंट करने के लिए, दैट्स काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो मास्टर चार्ट क्या होता है, दिस चार्ट डिस्प्लेज द इंटायरिटी ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से दिखाने का प्रयास कौन करता है, मास्टर चार्ट करता है। अब अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर में किसका क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें अगर बतानी है तो उसके लिए हम सप्लीमेंट्री चार्ट लेकर आएंगे। होता क्या है कि हम मास्टर चार्ट में सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं, राइट। जैसे देखो, अब ये मास्टर चार्ट है, अब मान लेते हैं रिक्रूटिंग टीम है, तो केवल रिक्रूटिंग टीम लिख देने से काम नहीं चलेगा। रिक्रूटिंग टीम के क्या काम है, इसमें कितने लोग हैं, क्या टास्क है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल है, कौन क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्रूटिंग टीम का एक सप्लीमेंट्री चार्ट बनाना पड़ेगा। इसका ही जैसे ये हमने पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट बनाया है, ऐसा ही एक चार्ट और बनाएंगे, लेकिन वो केवल इसका रिक्रूटमेंट टीम के लिए बना देंगे। तो जो अलग से बनाएंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री चार्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री चार्ट प्रोवाइड करता है इन डेप्थ लुक इनटू द लिंकेज, है ना, इन डेप्थ आपको डिटेल्स देता है, डिटेल में बताता है कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पर क्या चीज़ें मौजूद हैं।
ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को क्लासिफाई किया गया, यहाँ मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के दो पार्ट होते हैं, मास्टर चार्ट और सप्लीमेंट्री चार्ट, ठीक है। मास्टर चार्ट जो मेन चार्ट होता है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी मतलब कि थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, और सप्लीमेंट्री चार्ट ये होता है किसी पर्टिकुलर के बारे में बताता है लेकिन डिटेल में बताता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री चार्ट हो गए। अब ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है 3 तरीके के होते हैं, क्लासिफिकेशन किया जाता है चार्ट प्रिपेयर करने के बेसिस के आधार पर। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट 3 तरीके होते हैं। पहला है वर्टिकल चार्ट या इसे टॉप डाउन चार्ट कहते हैं, ठीक है। टॉप डाउन अब आपको पता चल ही रहा होगा, ये है ना, यहाँ पर ईडी हो गए, यहाँ पर जीएम हो गए, यहाँ पर जो है आपके डीजीएम हो गए, काइंड ऑफ दैट। तो इस तरीके का जो चार्ट आपका बनेगा उसे वर्टिकल चार्ट या टॉप डाउन चार्ट कहते हैं। इन दिस चार्ट द पोजीशन दैट होल्ड द हाईएस्ट रैंकिंग इज डिस्प्लेड एट द टॉप लेवल, व्हाइल द पोजीशन दैट होल्ड द लोएस्ट रैंकिंग इज डिस्प्लेड एट द लोअर लेवल। इट इज ऑल्सो नोन एज टॉप डाउन चार्ट। तो टॉप डाउन चार्ट या वर्टिकल चार्ट में क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पोजीशन उसको सबसे ऊपर दिखाया जाएगा और जिसकी सबसे लोएस्ट पोजीशन उसको सबसे नीचे दिखाया जाएगा, ठीक है। ये ठीक है। अगर इस हायरार्की को हम देखें तो ये टॉप डाउन चार्ट का परफॉर्मेंस देने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में इसे वर्टिकल चार्ट या टॉप डाउन चार्ट कहते हैं। फिर देखते हैं हॉरिजॉन्टल चार्ट या लेफ्ट टू राइट चार्ट कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इसे हॉरिजॉन्टल चार्ट या लेफ्ट टू राइट चार्ट कहते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट, हियर इज योर लेफ्ट, हियर इज योर राइट, लेफ्ट टू राइट चार्ट भी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, ऐसे ऊपर से नीचे का ग्राफ नहीं होगा, हमारा चार्ट कुछ ऐसा बनेगा, ओके, ये इस तरीके का चार्ट बनेगा। और ऑर्गेनाइजेशन के लेबल, ये सब लेबल को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारा एमडी होगा, यहाँ पर ईडी होंगे तुम्हारे, यहाँ पर जीएम होंगे, यहाँ पर डीजीएम एजीएम होंगे, इस तरीके से ये चलता है, ओके। लेफ्ट टू राइट चार्ट कहा जाता है। द लेबल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर शोन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और हॉरिजॉन्टल इन दिस डायग्राम। तो इस डायग्राम में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो लेबल होते हैं वो लेफ्ट से राइट जाते समय दिखाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल मोड में दिखाए जाते हैं। द चेन ऑफ कमांड इज ब्रोकन अप इनटू हॉरिजॉन्टल सेक्शन। चेन ऑफ कमांड, कौन किसके ऊपर कमांड करेगा उसको हॉरिजॉन्टल सेक्शन में बांटा गया है, हॉरिजॉन्टली यहाँ पर बांटने का प्रयास किया गया होता है। रीडिंग प्रोग्रेसेस फ्रॉम मोस्ट डिफिकल्ट टू लीस्ट डिफिकल्ट एज वन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे रीडिंग जो है मोस्ट डिफिकल्ट से इजी की तरफ जाती रहती है। यानी कहने मतलब ये हो गया कि सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होल्डर जो है लेफ्ट में रहेगा और सबसे कम अथॉरिटी होल्डर आपका राइट में चला जाता है। इसीलिए अब जैसे एमडी है, इसके ऊपर बहुत सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है उसको, उसके जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पढ़ोगे तो उसकी रीडिंग जो है डिफिकल्ट रहेगी, धीरे धीरे जो है क्लर्क तक आते आते जिम्मेदारियाँ घटती चली जाती हैं। तो काइंड ऑफ दैट, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऐसा जिसमें लेफ्ट टू राइट चीज़ों को दिखाया गया हो उसे हॉरिजॉन्टल चार्ट कहते हैं। अब आता है सर्कुलर चार्ट। सर्कुलर चार्ट मतलब आपका सर्कल जैसा हो, ठीक है। तो सर्कुलर चार्ट ये होता है, हियर इज द एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपका सर्कुलर चार्ट का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखो आपका सीईओ है, यहाँ पर सीएमओ है, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट पर्सनल एंड कल्चर है, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग, वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। याद नहीं रखना है, बस एक एग्जाम्पल के लिए आपके सामने लाया हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई सर्कुलर चार्ट क्या होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल चार्ट छोड़ दें, ये वर्टिकल चार्ट का एग्जाम्पल हमारे सामने है और ये आपका सर्कुलर चार्ट का एग्जाम्पल है। केवल हॉरिजॉन्टल चार्ट का मतलब मैं फोटो लेकर नहीं आया हूँ, बाकी सारी चीज़ों के लिए मैं लेकर आया हूँ आपको, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी मेरे ख्याल से है नहीं। सर्कुलर चार्ट, उसमें यही देखो क्वेश्चन जो पूछा गया था, इनमें से कौन सा चार्ट का टाइप नहीं होता, वर्टिकल चार्ट, हॉरिजॉन्टल चार्ट, सर्कुलर चार्ट, स्क्वायर चार्ट, ठीक है। अब लग रहा है कि सर्कुलर होता है तो हो सकता है स्क्वायर भी हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऐसे 4 ऑप्शन करके कुल मिला के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती तो आप आंसर कर पाते, ठीक है। तो सर्कुलर चार्ट, a circular form can be used to display a variety of job or function that are held inside an organization। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कुलर फॉर्म को यूज करके हम ये दिखा सकते हैं कि कौन कौन से जॉब्स और फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में लोगों के द्वारा। इट्स प्राइमरी डिफिशियंसी दैट इट फ्रिक्वेंटली काजेस कन्फ्यूजन। इसकी प्रॉब्लम है कि भाई कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो सर्कुलर चार्ट में एक डिफिशियंसी, एक कमी है कि ये आपको कन्फ्यूज कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया अब मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल। अब हमें मैनुअल देखना है, बट बिफोर दैट लेट्स सी इट अगेन। तो हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एक वाइटल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी कंपनी के अंदर में जो रिलेशनशिप होती है उसको दिखाने का प्रयास करता है।
सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें वो दिखाता है, ठीक है। इसके हिसाब से जॉर्ज आर टेरी ने डेफिनेशन दी कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एक ग्राफिकल फॉर्म में होता है जो कि इसेंशियल कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन के दिखाता है। अब इसेंशियल कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो कौन कौन से टास्क किए जाते हैं, फंक्शन कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से रिलेशनशिप है, सुपरविजन का चैनल क्या क्या है, और डिग्री जो है हर एक को कितने लेवल की जो है इंचार्ज बनाया गया है वो भी इसमें पता चलता है। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया, बोर्ड है, जनरल मैनेजर है, उसके अंदर में ये सारे लोग हैं, और इनके जैसे मार्केटिंग के अंदर में भी ओवरसीज सेल्स मैनेजर है, सर्विस डिपार्टमेंट मैनेजर, काइंड ऑफ दैट, ओके। फिर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला मास्टर चार्ट जो अपने आप में सफिशिएंट होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के। मान लो पीएनबी का एक मास्टर चार्ट अगर बना दिया जाए तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ पीएनबी में बेसिकली कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या क्या हो रहा है वो चीज़, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम्हें सिर्फ क्रेडिट डिपार्टमेंट की जानकारी लेनी है तो उसके लिए फिर जो है सप्लीमेंट्री चार्ट बनाएगा, जिसमें अब ऐसे तो मास्टर चार्ट में ये बता दिया है कि क्रेडिट डिपार्टमेंट इज देयर और उसके लिए जीएम लगे हुए हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री चार्ट में पूरा बताएगा क्रेडिट चार्ट मतलब जो है क्रेडिट डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होते हैं, जीएम के क्या क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके नीचे कौन कौन सी टीम है। क्रेडिट में भी कई सारे डिपार्टमेंट बटेंगे भाई, एमएसएमई डिपार्टमेंट अलग आ जाएगा, केसीसी वाला डिपार्टमेंट यानी एग्रीकल्चर लोन हो गया, तरह तरह की चीज़ें और आ सकती हैं, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री चार्ट बन जाएगा। सप्लीमेंट्री चार्ट क्या करता है, एडिशनल या इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है वो 3 तरीके के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि चार्ट को कैसे बनाया जाता है। पहला होता है वर्टिकल चार्ट या टॉप डाउन चार्ट, तो ऊपर से नीचे जो हायरार्की वाला कॉन्सेप्ट होता है वो वर्टिकल चार्ट में होता है। सबसे ऊपर जीएम, उससे नीचे जो है आपका मान लो डीजीएम हो गए, फिर एजीएम हो गए, फिर चीफ मैनेजर, ऐसे करके होता है। तो जिसकी हाईएस्ट रैंकिंग होती है उसको सबसे ऊपर दिखाया जाता है, जिसकी लोएस्ट रैंकिंग होती है उसको सबसे नीचे दिखाया जाता है। इसे टॉप डाउन चार्ट के नाम से भी, चाहे वर्टिकल चार्ट कहिए चाहे टॉप डाउन चार्ट कहिए। फिर हॉरिजॉन्टल चार्ट आ गया, हॉरिजॉन्टल चार्ट या इसे ध्यान रखना लेफ्ट टू राइट चार्ट कहते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं कहते। दिस वाज द क्वेश्चन ओवर देयर, ओके। हॉरिजॉन्टल चार्ट को हम लेफ्ट टू राइट चार्ट कहते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं कहते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट चार्ट कहते हैं। तो लेफ्ट टू राइट चार्ट में क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, लोग लेबल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबल है उसको ऊपर से नीचे ना दिखा करके बगल बगल दिखाते हैं, तो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हुए हम उसमें दिखा देते हैं। चेन ऑफ कमांड को हॉरिजॉन्टल जो है सेक्शन में बांटा जाता है, और जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे वैसे मोस्ट डिफिकल्ट से लीस्ट डिफिकल्ट की तरफ रीडिंग में चले जाते हैं, या हायरार्की में चले जाते हैं। सबसे हाईएस्ट रैंक का होल्डर लेफ्ट साइड में और सबसे लोएस्ट रैंक का होल्डर राइट साइड में होता है, ठीक है। सर्कुलर चार्ट जो है इसमें क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्म बना दिया जाता है जिसमें डिफरेंट जॉब्स और फंक्शंस को दिखाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होते हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं, ये एक इसकी ड्रॉबैक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के बारे में। अब ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल क्या होता है, ठीक है। तो मैनुअल समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट तो ये हो गया। ऐसे समझ लो ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल का बढ़िया एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो मेरे ख्याल से जब आप रेस्टोरेंट में मेनू कार्ड देखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं मैनुअल का काम कर सकता है। या मान लो वो नहीं मानते हो तो जब आपने बैंक ज्वाइन किया होगा तो आपको एक जो है ऑफिसर्स हैंडबुक या वर्कमैन हैंडबुक प्रोवाइड की गई होगी यूनियन के द्वारा। उसमें सारी डिटेल्स दे रखी हैं कि आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होता है, आपके क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो भी एक तरीके का मैनुअल होता है, ठीक है। या फिर जैसे मान लो कि मोबाइल को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करें, मोबाइल में वाईफाई कैसे चलाएं, उसके लिए क्या करेंगे, वाईफाई को कनेक्ट करने का पूरा प्रोसीजर बनाएंगे। प्रोसीजर बनाने के लिए जो छोटी सी किताब आपको साथ में दे दी जाती है तो उसमें क्या होता है, वो मैनुअल ही है। या आप टीवी खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि कौन सी बटन से क्या काम होता है, दैट इज मैनुअल, ओके। इससे अच्छा एग्जाम्पल आप नहीं देख सकते। टीवी आपने खरीदी, बदले में एक गाइड उसके साथ में एक छोटी सी किताब आती है, ठीक है। उस किताब में बताया होता है इस बटन का क्या मतलब, इस बटन का क्या मतलब, रिमोट में कौन सी बटन क्या करेगी, दैट्स काइंड ऑफ मैनुअल। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल भी होता है फ्रेंड, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल कंटेन्स अ स्ट्रक्चर समरी ऑफ ऑल द कंपनीज रेगुलेशन इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट पॉलिसी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल थोड़ा पढ़ते चलते हैं, अभी एक बार सेंस बन जाए फिर जो है रिपीट कर लेंगे। उसके बाद में आता है इट आल्सो इंक्लूड डिटेल्स अबाउट द कंपनी हिस्ट्री, गोल्स, डेफिनेशन एंड गाइडलाइन, कंपनी की हिस्ट्री, गोल, सारी बातों के बारे में। इसे अ कॉम्पैक्ट बुक, ये एक कॉम्पैक्ट बुक होती है दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, authority and responsibility of the various position as well as the process and procedure that are to be followed in an organization manual। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल जो है एक कॉम्पैक्ट बुक होती है, एक किताब होती है जिसमें जानकारी होती है किसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है ये पता चल जाएगा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिफरेंट पोजीशन, एमडी का क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ईडी का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बताएगा। साथ साथ प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर
जो फॉलो किए जाने हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में भी जानकारी होती है, तो इसको हम बोलते हैं मैनुअल। ओके, इन लार्जर फर्म ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आर फ्रिक्वेंटली अकम्पनीड विद द ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल टू प्रोवाइड फर्दर कंटेक्स्ट। अब क्या होता है, अगर कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बता नहीं पाते चार्ट में, उसकी मजबूरी होती है। तो ऐसे में वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल भी साथ में, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी दिया जाएगा प्लस मैनुअल भी दे दिया जाएगा कि जो चार्ट में नहीं पता चल पा रहा है उसको जो है आप ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल से पता कर सकते हैं। ठीक है, नट सेल में अगर हम बात करें समरी के तौर पर, ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल इज अ पम्पलेट that outlines all of the specific of organizations including its goal and policies, authority, functions, task, responsibility of each unit as well as all of the information related to it। तो अगर नटसेल में मतलब देखो वही बात फिर कही जा रही है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल एक पंपलेट होता है, जो पंपलेट छपवा करके प्रचार वगैरह करते हैं उसी तरीके का पंपलेट होता है जिसमें स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे उसका गोल क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, उसमें किसकी क्या अथॉरिटी है, किसके क्या रोल है, टास्क है, फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एज वेल एज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूरी इकट्ठा करके इसमें रखी गई होती है, तो इसे हम मैनुअल कह देते हैं। अब मैनुअल जो होते हैं उन्हें 4 पार्ट में या 4 सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है। पॉलिसी मैनुअल होगा, ऑपरेशनल मैनुअल होगा, ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल होगा और रूल्स एंड रेगुलेशन मैनुअल होगा। ठीक है, पॉलिसी के बारे में बात की जाएगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, चीज़ें कैसे ऑपरेट होती हैं, ऑपरेशनल एस्पेक्ट की बात की जाएगी, पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जाएगी और क्या रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने उसके बारे में बात की जाती है। तो 4 पार्टों में ये आपका मैनुअल डिवाइडेड होता है। ठीक है, अब इसमें से वही क्वेश्चन आएगा, पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा मैनुअल का पार्ट नहीं है। तो मैनुअल में पॉलिसी, ऑपरेशन या ऑपरेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल और रूल्स एंड रेगुलेशन 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैनुअल की कहानी। तो मैंने आपको मैनुअल बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल जो है स्ट्रक्चर्ड समरी होती है, सभी कंपनी के सभी रेगुलेशंस की स्ट्रक्चर्ड समरी। ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल में क्या होता है, कंपनी के जितने रेगुलेशन हैं उनकी समरी दी हुई होती है, स्ट्रक्चर कह लीजिए नहीं कह लीजिए, समरी दी हुई होती है, जिसमें अब शामिल क्या क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कैसी है, परफॉर्मेंस के लिए क्या मैनेजमेंट सिस्टम चला हुआ है, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल में दी हुई होती हैं। इसमें कंपनी का जो हिस्ट्री है, गोल है, डेफिनेशन, कैसे इतिहास भी रहेगा कि कैसे कैसे कंपनी बनी है, उद्देश्य क्या है, डेफिनेशंस, गाइडलाइन, पॉलिसी, सब कुछ इसमें शामिल रहता है। फिर हमने देखा कि इसे दूसरे तरीके से अगर प्रेजेंट करें तो इसे एक कॉम्पैक्ट बुक होती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जरूरी होती है, इसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक पोजीशन की बताई जाती है, कौन कौन सी प्रोसेस और प्रोसीजर होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, ये सारी चीज़ें। जो लार्जर फर्म होती हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को सप्लीमेंट किया था किससे, ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल से। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट अकेले में पर्याप्त नहीं होता, तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल के साथ में सप्लीमेंट किया था कि तुम भी रहोगे तो ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। फिर हमने समराइज किया कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल एक पंपलेट होता है, एक बुकलेट होती है, एक बुक होती है, कुछ भी कह सकते हैं, एक पंपलेट होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की सारी स्पेसिफिक डिटेल्स दी हुई होती हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, किसको क्या अथॉरिटी मिली है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, क्या क्या टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल को 4 सेक्शन में बांटा गया है, पॉलिसी मैनुअल, ऑपरेशनल मैनुअल, ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल और रूल्स और रेगुलेशन मैनुअल में इसको बांटा गया है। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ चार्ट एंड मैनुअल की। चार्ट और मैनुअल के होने से फ़ायदा क्या है, तो देखो बोथ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर, पोजीशंस एंड अथॉरिटीज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो चाहे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हो, मैनुअल हो, ये हमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में, उनकी अथॉरिटीज के बारे में बताता है। तो ये एक फ़ायदा है, एडवांटेज है। दे कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ ओवरलैपिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज रिडंडेंट लेबर। तो अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा तो नहीं एक ही डिपार्टमेंट 2-2 लोग संभाल रहे हैं, क्योंकि चार्ट बना हुआ है, किस मैनुअल बना हुआ है, उसमें आपको देख पाते हैं। ऐसा तो नहीं एक ही काम को 2-2 लोग, 3-3 लोग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मार्केटिंग में 2-2 ईडी लगा रखे हैं हमने, एक ईडी को, क्यों, क्योंकि चार्ट में एकदम क्लियर दिखेगा। जैसे मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी, उसमें बाकायदा दिख रहा है कि हाँ कौन क्या कर रहा है। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड मैनुअल बोथ क्लियरली शो पोजीशंस, अथॉरिटी रिलेशनशिप एंड प्रोसीजर्स। एज ए रिजल्ट दे सर्व एज इजीली एक्सेसिबल रिसोर्स फॉर रिजॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट और मैनुअल होता है वो आपको क्या दिखाता है, पोजीशंस क्लियर दिखाता है कि किसकी क्या पोजीशन है, किसकी क्या अथॉरिटी है, ठीक है, प्रोसीजर क्या है,
प्रोसीजर कौन कौन से फॉलो करते हैं, इसका असर ये होता है कि अगर मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि किस डिपार्टमेंट की अथॉरिटी किसके पास है, कितना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना आपको रोल पता है चार्ट की वजह से। तो ऐसे में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने में ये मदद कर जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड मैनुअल बोथ सर्व टू इवॉल्व द work that is expected of employee in the organization. As a result they have the potential to serve as method of on job training. तो बोल रहे हैं कि ये OJT है ना, ऑन जॉब ट्रेनिंग में हेल्प करने में मदद करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट और मैनुअल में ये चीज़ें पता होती हैं कि एम्प्लॉय को क्या काम करना है। चार्ट में भले ही ना हो लेकिन मैनुअल में ये बात पता होती है ना कि क्या क्या प्रोसेस है। जैसे क्लियरिंग का काम कैसे किया जाता है उसका पूरा मैनुअल है, फॉरेन एक्सचेंज के कस्टमर से कैसे डील करेंगे पूरा मैनुअल दिया हुआ है, इंटरनेट बैंकिंग कैसे इशू करेंगे कस्टमर को पूरा मैनुअल दिया हुआ है। तो इस वजह से आपको कहीं ना कहीं एक तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। मैनुअल्स एंड चार्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। मैनुअल और चार्ट आपको इंफॉर्मेशन क्लियर और एकदम समराइज फॉर्म में देते हैं। आउटसाइडर्स हु आर अनफेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन मे नो वेरी इजीली विथ हुम दे मस्ट कॉन्टेक्ट या इंटरेक्ट फॉर ए पर्टिकुलर वर्क। चूँकि मैनुअल और चार्ट से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाई देती है, तो बाहरी लोग जिनको ये नहीं पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन क्या है, वो भी उस चार्ट को देख करके आसानी से पहचान सकते हैं कि पर्टिकुलर काम के लिए मुझे किससे मिलना चाहिए। जैसे ब्रांच में कोई आया तो अगर आप मान लीजिए एक चार्ट बना के रखा हुआ है कि FD बनवानी है तो काउंटर नंबर 3, काउंटर नंबर 4, ठीक है। अगर आपको डेबिट कार्ड इशू करना है काउंटर नंबर 2, ऐसा अगर हम चार्ट बना करके रखें तो बाहर ही आएगा, वो तुरंत ही देखेगा। ऐसे जा करके हर जगह उसको पूछना नहीं पड़ेगा कि सर मुझे पैसे जमा करने कहाँ जाना है, मुझे पैसे निकालने कहाँ जाना है, मुझे चेक क्लियरिंग करवानी कहाँ जाना है, ऐसे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट में आ जाता है, इसके फ़ायदे हो जाते हैं। लेकिन अब फायदे के साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो आइए डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से नुकसान क्या क्या हैं या परेशानियाँ क्या क्या आती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग इज मेड मोर रिजिड विद द हेल्प ऑफ चार्ट एंड मैनुअल बिकॉज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्स सम टाइम। तो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग रिजिड हो जाती है, थोड़ा कठोर हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और मैनुअल के बन जाने से पहले से फिक्स है कि मार्केटिंग कौन देखेगा, ठीक है। अब अगर मॉडिफिकेशन करना है आपको मैनुअल में या चार्ट में तो उसमें समय लगेगा, इतनी आसानी से चीज़ें नहीं होती हैं। तो जो जैसा डिसाइडेड है वैसा चलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं रिजिडिटी इसके अंदर में आ जाती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड मैनुअल ओनली शो अ पोर्शन ऑफ फुल पिक्चर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल का चार्ट और मैनुअल जो है आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन की फुल पिक्चर नहीं दिखाता है, केवल एक पार्ट या पोर्शन दिखा देता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करती है, तो पूरी जानकारी नहीं देता, आधी अधूरी जानकारी देता है। ये इसकी एक ड्रॉबैक है। एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जस्ट इलस्ट्रेट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इट डज नॉट रिवील द प्रिसाइज प्रोपोर्शन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ईच पर्सन होल्ड्स। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो होता है वो ये बताता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बताता है, लेकिन किस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके बारे में बात नहीं होती है, लेवल की बात नहीं होती है। ये बताया जाता है कि हाँ ये इस व्यक्ति को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन किस स्तर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो नहीं बताया। जैसे मान लीजिए अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया हुआ है तो अब मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर इज ए GM, ठीक है। इनके नीचे मान लो DGM है, अब इसके नीचे मान लीजिए AGM है। तो मान लेते हैं 20 करोड़ का लोन है, कौन पास करेगा, AGM करेगा, DGM करेगा, GM करेगा, हमें नहीं पता है, हमें इस बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की सहायता से। तो कहीं ना कहीं लेवल ऑफ अथॉरिटी क्लियर नहीं हो पाती है। द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड मैनुअल प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी व्हिच मे बी काउंटर प्रोडक्टिव टू द डेवलपमेंट ऑफ द टीम स्पिरिट। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट बना होता है वहाँ पर सुपीरियरिटी की फीलिंग या इन्फीरियरिटी की फीलिंग आ सकती है, सीनियर जूनियर का कॉन्सेप्ट दिखा दिया जाता है, जो कि हो सकता है निगेटिव असर करे हमारी टीम स्पिरिट को बिल्ड करने में। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज होता है कि लोग डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और मैनुअल में। चार्ट और मैनुअल दोनों के दोनों इन्फॉर्मेशन रखते हैं किसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में, पोजीशंस के बारे में, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स वगैरह इन सब की जानकारी देते हैं। ओवरलैपिंग, अथॉरिटी की ओवरलैपिंग नहीं होने देते, रिडंडेंट लेबर, एक ही काम को दो लोग ना करते रहें, इससे बचाता है आपको। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और मैनुअल क्लियर पोजीशन और अथॉरिटी की रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं, प्रोसीजर भी बताते हैं आपको। इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। मान लो आपका सिस्टम खराब हो गया, क्लियरिंग का सॉफ्टवेयर खराब हो गया, तो मैनुअल दिया हुआ है कि कैसे इसको ट्रबल शूट करना है, कैसे इसे ठीक करना है, तो हम चीज़ों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड मैनुअल बोथ सर्व क्या करते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि मैनुअल में डिटेल दी हुई होती है कि क्या क्या काम कैसे कैसे होता है, उस मैनुअल की सहायता से आप चीज़ों को सीख लेते हैं,
तो ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद में मैनुअल जो होता है और चार्ट होता है वो आप लोगों को, जो बाहरी लोग हैं उनको, या बाहरी अंदर चाहे जहाँ के लोग हों, क्लियर और कंसाइज मैनर में जानकारी देता है। इसलिए जो बाहरी लोग होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी नहीं पता है, लेकिन उनको ये पता चल जाता है कि किससे इंटरेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो चार्ट बना हुआ है कि अगर आपको ये काम करवाने हैं तो काउंटर नंबर 1 पे दिस वर्क की लिस्ट कर दी, ये काउंटर नंबर 2 पे ये काम होते हैं, तो ईजी हो गया ना लोगों के लिए कि हाँ भाई कौन से काउंटर पे कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है रिजिड हो जाती है, क्योंकि मैनुअल या चार्ट अगर एक बार बन गया तो उसको मॉडिफाई करने में समय लगता है, ठीक है। रिजिडिटी आ ही जाती है। क्यों रिजिडिटी आ जाएगी? क्योंकि भाई देखो हमने पहले से डिसाइड कर दिया कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट कौन हैंडल करेगा, तो वो फिक्स हो चुका है। अब चेंज करने में पूरा स्ट्रक्चर बदलने की कहीं ना कहीं कोशिश करनी पड़ेगी, व्यक्ति को बदलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो रिजिडिटी आ जाती है इसके अंदर में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और मैनुअल में सिर्फ आप आधी पिक्चर या फुल पिक्चर का छोटा सा भाग देख पाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करती है, पूरी जानकारी नहीं दी जाती। जैसे भी पीएनबी का स्ट्रक्चर बनाने की या चार्ट बनाने की बात की जाए तो आप हायर लेवल का ही बना पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमडी, ईडी, सीजीएम, जीएम, बस इससे ज़्यादा नीचे आने लगेंगे तो वो पता चला कि 150 डीजीएम है, 250 डीजीएम है, फिर उससे नीचे एजीएम 400 600 एजीएम है, तो फिर चार्ट बनना असंभव हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि आपको पूरी पिक्चर कभी भी दिख ही नहीं पाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है इलिस्ट्रेट करते हैं कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कितना जो है अथॉरिटी है, ये बात नहीं पता चलती है। जैसे कि अगर मान लो 20 लाख का लोन पास करना है तो कौन पास कर पाएगा, ये तुम्हें चार्ट पढ़ करके नहीं पता चलेगा और मैनुअल से नहीं पता चलने वाला है, ठीक है। उसके लिए तुम्हें सर्कुलर रेफर करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और मैनुअल जो है सीनियरिटी जूनियरिटी की एक फीलिंग लेकर के आते हैं, सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी की फीलिंग आपके अंदर लेकर आएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके अंदर टीम स्पिरिट ना बने, आप जो है निगेटिव महसूस करें, ठीक है। फिर आता है एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल। एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशनल, वो हमने जो देखा था ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल और चार्ट दोनों के एडवांटेज देखे थे इसके पहले, ठीक है, दोनों के देखे थे। यहाँ सिर्फ मैनुअल की बात कर रहे हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल मेक इट पॉसिबल फॉर एम्प्लॉइज टू क्विकली लर्न द वेरियस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। मैनुअल में तरीका दिया होता है कि क्लियरिंग कैसे करनी है, तो वही वह है कि आप तेजी के साथ में डिफरेंट प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस को लर्न कर सकते हैं, मैनुअल की सहायता से तेजी से सीख सकते हैं, ये फायदा होता है। इंस्ट्रक्शंस एंड पॉलिसीज आर गिवन इन अंडरस्टैंडेबल मैनर व्हिच मेक्स डिसीजन सिंपल एंड एक्सपीडियंट। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो मैनुअल के अंदर में इंस्ट्रक्शन और पॉलिसीज दे रखी हैं वो ईजी लैंग्वेज में दी गई होती हैं, ऐसे में आप आसानी से निर्णय वगैरह ले सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो हमारा मैनुअल से डिसएडवांटेज क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड अ लॉट ऑफ टाइम। देखो चार्ट बनाना तो थोड़ा आसान है, मैनुअल बुक होती है, बुकलेट होती है, कैसे आपका क्लियरिंग का काम होगा, कैसे लोन पास किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्री सैंक्शन में क्या देखना है, पोस्ट सैंक्शन में क्या चेक करना है, ये सारी चीज़ें अगर लिखनी है, एक बुक बनानी है, तो भाई इसमें अच्छा खासा पैसा लगेगा और ठीक ठाक आपको समय भी देना पड़ेगा। देर इज वेरी लिटिल रूम फॉर इनिशिएटिव एंड डिस्क्रिप्शन ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल व्हेन देर आर प्री डिटरमाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड अदर फैक्टर्स। तो मतलब ये कह रहे हैं कि पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में पहले से ही सब कुछ सेट है, प्री डिटरमाइंड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और अदर फैक्टर्स पहले से ही सेट होते हैं कि क्लियरिंग कैसे होनी है, ये पहले से फिक्स है। तो आप कुछ इनिशिएटिव नहीं ले सकते, कुछ अपने मन से नहीं कर सकते, अपना डिस्क्रिप्शन नहीं यूज कर सकते, जैसा चला आ रहा है वैसे ही करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिसएडवांटेज के तौर पर सामने आ जाता है, ठीक है। तो एडवांटेज में हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल में कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल एम्प्लॉय को मदद करते हैं क्विकली प्रैक्टिस और प्रोसीजर को सीखने में, कोई काम को सीखने में आसानी कर देते हैं, तेजी से सीख सकते हैं मैनुअल को पढ़ करके समझ करके, ठीक है। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, जो गाइडलाइंस दी हुई होती हैं उस मैनुअल में, वो आसान लैंग्वेज में दी होती है, जिसकी वजह से आप आसानी से चीज़ों को सीख पाते हैं, आसानी से डिसीजन ले पाते हैं। डिसएडवांटेज में हमने देखा कि अगर मैनुअल बनवाना है तो उसमें ठीक ठाक समय और पैसा दोनों लगता है। अगर आपको मैनुअल बनाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का तो इट विल टेक टाइम एंड मनी। उसके बाद में इनोवेशन या इनिशिएटिव वगैरह आप नहीं ले सकते, अपने मन के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्री डिटरमाइंड रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आपको बस मैनुअल में वो चीज़ें पुट करनी है। तो यहाँ पर इनोवेशन और इनिशिएटिव लेने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। अब फ्रेंड्स अगला टॉपिक उठाएंगे जो कि है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो देखो कल्चर क्या होता है, हम कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या हमारा बैठने उठने का ढंग है, यही सारी चीज़ें तो अपने कल्चर में आती हैं। ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है। जैसे बोलते हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अलग है
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अलग है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। अब मैं टीसीएस में काम करता था, ठीक है। मेरे नाना जी की डेथ हो गई। मैंने अपने बॉस से बोला कि सर जो है मेरे नाना जी की डेथ हो गई है और मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अशोक, तुम जा सकते हो, लेकिन काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब आप सोचो कि जब मैं ही मतलब अकेला ही उस टीम में हैंडलिंग देख रहा हूँ चीज़ों को, और मैं हटूंगा तो काम तो प्रभावित होगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। अगर मैं रहूँगा तभी तो काम निपटेगा भाई। मैं अगर यहाँ नहीं खड़ा होकर पढ़ाऊँगा तो क्या क्लास चल जाएगी? नहीं चलेगी, सीधी सी बात है। अब उन्होंने कह दिया कि आपका काम प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो भाई फिर प्रॉब्लम हो गई ना ये एक तरीके से। तो ये एक कल्चर है उनका, मतलब फिर उन्हें नहीं जा पाया कुल मिला करके, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का उनका कल्चर है, ठीक है। उसी जगह पर मैंने बैंक ज्वाइन किया। यहाँ पर मैंने बोला कि मान लो मेरी मदर की तबीयत खराब, मैंने बोला ही, तो पता चला कि सर ने बोला कि देखो ऐसा है कि काम बाद में, फैमिली फर्स्ट। उन्होंने ऑब्वियसली, मैंने देखा हुआ है। मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी है प्राइवेट में और गवर्नमेंट में, यही है कि गवर्नमेंट में कितना भी हो लोग केयर करते हैं। अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कोई ये परेशानी नहीं देता, वो बोलता है कि मैं संभालूंगा, तुम जाओ, तुम अपना जरूरी है जो वो देखो, ठीक है। तो दैट इज़ काइंड ऑफ कल्चर। ये जो मैंने क्रक्स बताया आपको, ये कल्चर की ही बात हो रही है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं, कि आपको सपोर्ट करते हैं, नहीं सपोर्ट करते हैं। प्राइवेट में तो भूल जाओ वो चीज़, है ना। यहाँ इवन वर्क तो ज़्यादा है, प्राइवेट में काम कम था, यहाँ बैंक में वर्क ज़्यादा है, वहाँ के मुकाबले कहीं ज़्यादा काम होता है, लेकिन फिर भी लोग सहानुभूति रखते हैं। ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। तो काइंड ऑफ ये हमारा पीएसयू का अच्छा कल्चर है, हम कह सकते हैं, ठीक है। कोई किसी, देखो छुट्टियाँ देने में थोड़ा सा किचकिच होती है, तो कल्चर कहीं गड़बड़ हो रहा है। जबकि छुट्टी तुम्हारी है, वहाँ छुट्टी में अगर तुम्हारे पास छुट्टी है तो छुट्टी ले सकते हो, इतना कोई वो पंगा नहीं खड़ा करते थे। अगर तुम्हारे पास 12 कैजुअल लीव है तो वो बोल ही देते थे कि ख़त्म कर लो इनको 10-11। यहाँ कैजुअल लीव, मेडिकल लीव देने में थोड़ा सा किडनी मांगने जैसा हो जाता है, कि जैसे हमने किडनी मांग ली हो बॉस की, लेकिन छुट्टियाँ देने में थोड़ा किचकिच है। तो मतलब दैट इज़ काइंड ऑफ कल्चर। तो यही ओवरऑल समरी है भाई कल्चर की, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज द सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, सिस्टम्स एंड द रूल्स दैट आउटलाइन एंड इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय बिहेवियर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो रूल्स, रेगुलेशन, वैल्यू, बिलीफ, एटीट्यूड होता है, यही सब मिला करके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इसी को ही हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहते हैं, ठीक है। कहीं का कल्चर बहुत अच्छा है, शाम 5 बजे, किसी ब्रांच का कल्चर बहुत ज़बरदस्त है, 5 बजे ब्रांच 5:15 बंद हो जाती है। कहीं कहीं कल्चर बहुत वर्ष है, रात के 9 बजे से पहले कभी बंद ही नहीं होती है। तो डिपेंड करता है, ठीक है। द कल्चर रिफ्लेक्ट्स हाउ एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, वेंडर्स एंड शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर एक्सपीरियंस द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रांड, ठीक है। तो कल्चर से ही पता चलता है कि जो एम्प्लॉय है, जो कस्टमर है, जो वेंडर हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो कैसा अनुभव रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे उनको, मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट फॉल्टी हो गया, तुमने ऑनलाइन कुछ मंगवाया, प्रोडक्ट फॉल्टी है, तो वो फ़ोन करो तो चिक चिक शुरू कर देते हैं, सर आपने गड़बड़ कर दी होगी, ये हो गया होगा, ठीक है। उसी जगह पे दूसरा है, मैं डेल का बताऊं, डेल का कल्चर कैसा है, बढ़िया है। ऑन साइट सर्विस देते हैं। मान लो आपका लैपटॉप खराब हो गया तो कहीं लेकर जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ कॉल रजिस्टर करिए, घर पर आकर के बंदा सर्विस करके जाता है। और छोटी सी प्रॉब्लम हो तो वो पार्ट ही रिप्लेस कर देते हैं। तो गुड कल्चर है ना। तो मतलब एज ए कस्टमर देखो, मैं डेल को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। उसी जगह पर आप एचपी का खरीद लीजिए। आप सबसे पहली परेशानी आप उसको लेकर के उसके सेंटर पर जाना, या हो सकता है देते हो, मुझे नहीं आइडिया है। किसी ब्रांड का ले लीजिए जो ऑन साइट सर्विस नहीं देते, घर नहीं आते, बल्कि आपको जाना पड़ेगा। आप सेंटर पर जाइए, वहाँ पर लाइन लगाइए, फिर वो अंग्रेजी बताना शुरू करेंगे, हिंदी बोलेंगे, जो भी हो, ठीक है ना। तो वो गलत कल्चर है, मतलब हमें नहीं पसंद है कुल मिला करके। तो यही बता रहे हैं कि कल्चर ही है जिससे ये ऑर्गेनाइजेशन और उसके ब्रांड के बारे में लोग कैसे देखते हैं, कैसा अनुभव रखते हैं, कैसा सोचते हैं, वो कल्चर ही है। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज वन ऑफ द थिंग दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू चेंज। देखो बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करना सबसे कठिन काम होता है। क्यों? इट इज यूनिक टू ईच कंपनी। हर कंपनी के लिए अलग होता है, हर कंपनी का यूनिक कल्चर होता है। एंड इज कंप्राइज्ड ऑफ बोथ रिटन एंड अनरिटन रूल्स दैट हैव बीन डेवलप्ड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। और हर कंपनी का यूनिक होता है, और इसमें लिखित और बिना लिखे हुए रूल्स से मिल करके ये बना हुआ होता है, और ये धीरे धीरे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये डेवलप होता है, ठीक है। तो यही हो गया फ्रेंड्स हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की पूरी बातचीत, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की। तो प्राइमरली जो है 4 तरीके के कल्चर होते हैं हमारे। क्लैन कल्चर होता है पहला, फिर एडोक्रेसी होता है, देख लेंगे सारे, ठीक है। क्लैन कल्चर होता है, 4 तरीके के कल्चर होते हैं। क्लैन मतलब कबीला होता है। कबीले में कल्चर क्या होता है?
एक मुखिया होता है, सब लोग आपस में मिल करके पूरा एक परिवार जैसा माहौल बना रहता है, सब मिलजुल करके ज़िंदगी जीते हैं। बिल्कुल वही बात अगर दिमाग में रख लोगे कबीला कल्चर, पूरा डील क्लियर हो जाएगी। दिस कल्चर हैज़ इट्स फाउंडेशन इन वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो कबीले के कल्चर में सब लोग एक साथ मिल करके काम करते हैं। मेंबर्स हैव अ लॉट इन कॉमन विथ वन अनदर एंड हैव द परसेप्शन दैट दे आर पार्ट ऑफ लार्ज फैमिली दैट इज वेरी इन्वॉल्व इन एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें कॉमन रखते हैं, एक दूसरे के जैसे होते हैं, ठीक है। और वो ये मान कर चलते हैं कि वो किसी एक लार्ज फैमिली का पार्ट है, एक बड़े परिवार का हिस्सा है। पूरा कबीला एक परिवार होता है, ऐसा मान करके चला जाता है। और जो कि किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, हर कबीला कोई ना कोई एक काम कर रहा होता है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्ड टुगेदर बाई इट्स कमिटमेंट्स एंड ट्रेडिशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है क्लैन कल्चर वाली, वो क्या है, अपने कमिटमेंट और अपने ट्रेडिशन की वजह से आपस में जुड़ी हुई होती है। लीडरशिप टेक्स द फॉर्म ऑफ मेंटरिंग फॉर इट्स मेंबर। और जो लीडर्स होते हैं वो मेंटर का काम करते हैं अपने कबीले के लिए। अगर आपने वो अवतार वगैरह देखी है तो वहाँ पर कबीले का कल्चर थोड़ा बहुत दिखाया गया है। बहुत सी मूवी हैं, 10,000 VC वगैरह है, वहाँ पर भी कबीले का कल्चर दिखाया गया है। द एडोक्रेसी कल्चर। एडोक्रेसी कल्चर क्या होता है? एडोक्रेसी कल्चर ये है कि बॉस ही सब कुछ नहीं है, तुम भी निर्णय ले सकते हो। अगर ऐसी स्थिति है तो आप एडोक्रेसी कल्चर में काम कर रहे हैं। जैसे सारे निर्णय ब्रांच मैनेजर को अगर लेने हैं तो वो एडोक्रेसी कल्चर नहीं हुआ, वहाँ पर क्या हायरार्की आ गई है। एडोक्रेसी कल्चर में है कि मैं भी खुद निर्णय ले सकता हूँ, ऐसी मुझे आज़ादी दी गई है। तो एडोक्रेसी कल्चर डिस्क्राइब अ कॉर्पोरेट अप्रोच टू डिसेंट्रलाइज लीडरशिप। तो ये एक अप्रोच है जहाँ पर लीडरशिप को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, यानी लीडरशिप को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड ऑर्गेनाइजिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इंडिविजुअल इनिशिएटिव और ऑर्गेनाइजिंग डिसीजन मेकिंग वगैरह पर जोर दिया जाता है। इट डजेंट रिलाई ऑन रिजिड सिस्टम ऑफ अथॉरिटी और प्रोसीजर्स। और ये रिजिड सिस्टम जो होता है आपका अथॉरिटी का या प्रोसीजर का, उस पर रिलाय नहीं करती है। मतलब हम हर जगह अथॉरिटी को मान करके नहीं बैठेंगे, हर जगह प्रोसीजर को फॉलो करते हुए नहीं चलेंगे। आप खुद जो है इनिशिएटिव ले सकते हैं, खुद इनिशिएटिव ले सकते हैं, इसकी आपको वैल्यू मिलती है, इसकी आपके लिए मतलब इतनी पावर आपको दी जाती है। दिस कल्चर इज करेक्टराइज्ड बाई अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी एंड इन्वेंटिवनेस। तो ये करेक्टराइज किया जाता है, हाई लेवल की एनर्जी होगी वर्कर्स के अंदर में, और इन्वेंटिवनेस होता है, इन्वेंट करने की क्षमता ये रखते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ लीडर्स टू बी इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरियल एंड एम्प्लॉयज आर एक्टिवली इनकरेज टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। तो यहाँ पर क्या होता है, लीडर से माना जाता है कि वो इनोवेटिव होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की भावना से भरे हुए होंगे, और एम्प्लॉय से भी उम्मीद की जाती है कि वो जो है एक्टिवली कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। पूरा रिस्क, ज़्यादा रिस्क मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब एक लेवल तक का कि 200-300 तक का लॉस हो तो चल जाएगा, इस तरीके के लेवल का रिस्क लेने की क्षमता आपको दी जाती है। सारा कुछ लीडर के ऊपर ही नहीं छोड़ा जाता है। तो दैट इज एडोक्रेसी कल्चर, ठीक है। फिर आता है आपका कल्चर ऑफ मार्केट। मार्केट में जो चल रहा है वही कल्चर फॉलो कर लेना, कल्चर ऑफ मार्केट होता है। दिस कल्चर इज फाउंडेड अपॉन द कम्पिटेटिव नेचर ऑफ द मार्केट एंड परस्यूट ऑफ टेंजिबल सक्सेस। तो ये बोल रहे हैं कि ये कम्पिटेटिव नेचर होता है मार्केट का, उसको आधार मान करके हम अपना कल्चर डेवलप करना, मतलब मार्केट की जो जरूरत है उसको पूरा करने के उद्देश्य से जो भी कल्चर की जरूरत है उसको अडॉप्ट कर लेना ही आपका कल्चर ऑफ मार्केट होता है। दिस कल्चर फोकस ऑन अचीविंग द गोल्स एंड द लीडर्स आर नॉन टू स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग। यहाँ पर इस कल्चर में क्या होता है, फोकस रहता है किस पर, गोल को अचीव करने पर, और जो लीडर होता है उसे वो स्ट्रिक्ट होते हैं और डिमांडिंग होते हैं, वो बहुत टाइट रहेंगे और अपनी जो बातों को पूरा कर, क्योंकि हम मार्केट के कल्चर की बात करें कि बाजार में जो चल रहा है हमें उसमें सबसे आगे रहना है, तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, डिमांड करनी पड़ेगी और गोल अचीव करने पर फोकस करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल के जो मेंबर होते हैं वो सभी एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करते हैं, व्हिच इज टू अचीव एन एज ओवर ऑल देयर कंपटीटर्स। और उद्देश्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी हमारे कंपटीटर हैं उनसे आगे बढ़ना, उनसे एक एज लेना, जितने भी कंपटीटर हैं उनसे आगे बढ़ना, इसी उद्देश्य से सारे के सारे हमारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर प्राइमरी फैक्टर्स दैट डिटरमाइन वैल्यू। मार्केट की शेयर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ये जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू डिटरमाइन, इस कल्चर में वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहानी क्या है, मार्केट में सबसे आगे बढ़ना है, ऐसा कल्चर रखना है कि मार्केट में सबसे बड़े लीडर हम ही बने रहें, तो वो होता है कल्चर ऑफ मार्केट। फिर हायरार्की कल्चर, वही सीनियर जूनियर वाली कहानी हो गई। दिस कल्चर इज करेक्टराइज बाई इट्स एम्फेसिस ऑन हायरार्की एंड कंट्रोल। ये जोर देता है हायरार्की पर,
पद की वरीयता पर और कंट्रोल पर जोर देता है। अंडर दिस कल्चर एटमॉस्फेयर एट वर्क इज वेरी फॉर्मल एंड देयर आर स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश्ड बाय द इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड डायरेक्शन। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, इस कल्चर में वर्क एटमॉस्फेयर बहुत फॉर्मल होता है और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बने हुए होते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होंगे जिनको आपको फॉलो करना होगा सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी पर और प्रेडिक्टेबिलिटी पर जोर दिया जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्ट करना है, प्रॉफिट कमा लेना है, यही इसका उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो हायरार्की कल्चर क्या हो गया, हायरार्की कल्चर में हम क्या करेंगे, ऐसा कल्चर जहाँ पर जोर दिया गया हायरार्की के ऊपर। ठीक है, वरीयता क्रम, जैसे आपका जीएम, डीजीएम, एजीएम, ये वाला जो मतलब जो है आपका जो ये हायरार्की है इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर वर्क का वेरी फॉर्मल होता है, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, डायरेक्शन के लिए जोर दिया जाता है, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी पर। ठीक है, ये हो गया। तो हमने यहाँ पर देखा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में, ये मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर सेट ऑफ रूल्स, बिलीफ, एटीट्यूड वगैरह होते हैं जो एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कैसे प्रभावित करते हैं, देखो अगर जैसे मैं बैंक में आया, ठीक है, अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे सीनियर मैनेजर से मुझे पूछना पड़ता है, रात के 8 बजे वो छोड़ते हैं। जब मैं पूछता हूँ कि सर मैं चला जाऊँ, ऑफिसर के तौर पर मैंने ज्वाइन किया, 8 बजे रात में पूछ रहा हूँ सर मैं चला जाऊँ, तब अगर वो बोलते हैं जाना है तो जा पाता हूँ, नहीं जाना है तो नहीं जा पाता हूँ। ठीक है, तो ये एक कल्चर है। अब कल को क्या होगा, जब मैं हटूंगा, मैं प्रमोट होऊंगा, मैं सीनियर मैनेजर, मैं भी ये फॉलो कर लूँगा, ऑब्वियसली यही सेट रूल्स, बिलीफ, मेरा बिहेवियर क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे से जूनियर जो रहेंगे उनको बोल दूंगा भाई कि परमिशन ले करके जाना है, 8 बज जाए 9 बज जाए क्या मतलब है। ठीक है, तो दैट इज काइंड ऑफ थिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। कल्चर रिफ्लेक्ट करता है कि एम्प्लॉय, कस्टमर, वेंडर, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स कैसा सोचते हैं, कैसा अनुभव रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके ब्रांड के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को चेंज करना सबसे कठिन काम होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर यूनिक होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिक कल्चर होता है। इसमें रिटन और अनरिटन रूल से मिलकर के बना होता है और ये रूल्स ओवर द टाइम डेवलप हुए रहते हैं, तो ऐसे में चेंजेस करना मुश्किल होता है। ठीक, फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के टाइप हमने देखा, 4 तरीके के कल्चर पाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। क्लैन कल्चर, कबीले वाला कल्चर, इसमें क्या होता है, सब लोग अपने आप को एक बड़ी फैमिली का हिस्सा मानते हैं जो किसी एक्टिविटी में जुड़े हुए होते हैं, मेंबर्स आपस में कुछ ना कुछ कॉमन रखते हैं, वर्क टुगेदर की भावना यहाँ पर रहती है। ठीक है, लीडर, ऑर्गेनाइजेशन में जो कमिटमेंट है, जो ट्रेडिशन है, उसकी वजह से सारे एक साथ रहते हैं। लीडरशिप का काम मेंटरिंग का होता है, लीडरों का काम मेंटरशिप का होता है। एडवोकेसी कल्चर फ्रेंड्स उसे कहते हैं जब आपको सीनियर जूनियर के लिए जो अथॉरिटी और प्रोसीजर की रिजिडिटी हटा दी जाए। ठीक है, आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, यानी कुछ जिम्मेदारी आपको दे दी गई है कि सारा निर्णय केवल लीडर ही नहीं लेगा, आप भी अपनी तरफ से निर्णय ले सकते हैं, आप खुद इनोवेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी तरफ से रिस्क ले सकते हैं, कुछ ट्राई कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, तो दैट इज एडवोक्रेसी कल्चर। कल्चर ऑफ मार्केट ये होता है कि मार्केट की स्थिति क्या है और उसमें सबसे आगे कैसे रहा जाए, उसके लिए जो कल्चर अडॉप्ट करोगे उसे कल्चर ऑफ मार्केट कहते हैं। उद्देश्य क्या होगा, हम अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, गोल क्या है, प्रॉफिट कमाना होता है, और अगर हमें गोल अचीव करना है तो इसके लिए जो लीडर होगा, जो बॉस होगा, उसे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, डिमांडिंग रहना पड़ेगा, आज इतना काम तुम्हें निपटाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर एक ही गोल की तरफ काम करते हैं। गोल क्या है, जितने भी कंपटीटर हैं उनसे आगे निकलना। ठीक है, मार्केट का शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करना और प्रॉफिटेबिलिटी कमाना, इसका प्राइमरी फोकस होता है। हायरार्की कल्चर जो होता है इसमें क्या होता है, जोर दिया जाता है कंट्रोल, चीज़ों को कंट्रोल रखने में, हायरार्की को मेंटेन करने में जोर दिया जाता है। बहुत ही फॉर्मल वर्क इन्वायरमेंट होता है, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बने हुए थे कि कौन क्या काम करेगा। ठीक है, सीनियर मैनेजर क्या करेगा, एचआर क्या करेगा, सबका पहले से फिक्स होता है। ठीक है, और उसी के हिसाब से ही आपको वर्क करना पड़ता है। प्रोडक्टिविटी और प्रेडिक्टेबिलिटी पर यहाँ पर जोर दिया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस कुल मिलाकर के 4 कल्चर हो गए। तो यहीं पर ही फ्रेंड्स हमारा पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है। होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।